अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है बीबीए सेकंड सेमेस्टर का। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों हम जो है ये कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स आज हम देखेंगे। इसमें हमारे पास बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 7 और 8 आज हम डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 7 में है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जी बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो आप एडवांस में अदा कर दें। अभी एक्सपेंस हुआ नहीं लेकिन पेमेंट आपने पहले ही कर दी है। जैसे कि बच्चों फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो किसी मकान में आप किराए पे रहते हैं, तो जो मकान मालिक है वो आपको कहता है कि आप 3 महीने का किराया जो है वो हमें अभी पे कर दें। अभी आपने मकान रेंट पे लिया लेकिन अभी जो है वो अभी किराया ड्यू नहीं हुआ, लेकिन आपसे वो 3 महीने का किराया एडवांस में ले रहा है। तो ये क्या होगा? ये होगा प्रीपेड एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस हुआ नहीं लेकिन आपने पेमेंट पहले ही कर दी है। आपकी फैक्ट्री, आपके पास जो है वो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो कोई एम्प्लॉई आपको कहता है कि मुझे 2 महीने की सैलरी अब आज पे कर दें। तो अभी उसने काम किया नहीं लेकिन पैसे आपसे पहले ही ले रहा है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर दें। इसको बच्चे आपने क्या करना है? इसे आपने रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस करना है, बैलेंस शीट में से करंट एसेट में लिखेंगे। क्लियर हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करेंगे? माइनस, और बैलेंस शीट में लिखेंगे करंट एसेट्स के अंदर। इसके बाद है बच्चों अनअर्न्ड इनकम। ये इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। अनअर्न्ड, अर्न का मतलब होता है कमा लेना, तो अनअर्न्ड का मतलब होता है जो ना कमाया हो। तो अनअर्न्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपने अभी कमाई नहीं है लेकिन पैसे आपने एडवांस में रिसीव कर लिए, पैसे आपने वसूल कर लिए लेकिन काम अभी आपने किया नहीं है। जैसे कि आप कमीशन बेस पे कहीं पे काम कर रहे हैं, अभी आपने काम किया नहीं लेकिन आपने कमीशन पहले ही रिसीव कर ली। आपने कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, अभी टाइम गुजरा नहीं है लेकिन आपने रेंट पहले ही रिसीव कर लिया। तो ये होगा अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली है, काम नहीं किया। इसे भी बच्चों हम माइनस करेंगे रिलेटेड इनकम में से और बैलेंस शीट में लिखेंगे करंट लाइबिलिटी में। जी बच्चों, इसे करंट लाइबिलिटी में क्यों लिखेंगे? सिंपल बात है कि जो आप पैसे आप ले रहे हैं लेकिन आपने अभी काम नहीं किया, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। तो बच्चों प्रीपेड को आपने करंट एसेट्स में लिखना है, ये याद कर लें। अभी बच्चों प्रीपेड करंट एसेट्स में लिखेंगे और अनअर्न्ड जो है वो करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, और दोनों को बच्चों माइनस करेंगे। प्रीपेड को एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और अनअर्न्ड को इनकम में से माइनस करेंगे। जैसे बच्चों हमने लास्ट 2 एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी, उसमें आउटस्टैंडिंग था, तो उन दोनों को हमने प्लस किया था बच्चों, और ये प्रीपेड और अन इन दोनों को हमने माइनस करना। तो बच्चों प्रीपेड के लिए वो डिफरेंट वर्ड क्या यूज़ कर सकता है? डिफरेंट वर्ड यूज़ फॉर प्रीपेड बच्चों, इसके लिए वो अनएक्सपायर्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकता है, पेड इन एडवांस और अनयूज। ये प्रीपेड की जगह पे ये वाले वर्ड भी यूज़ कर सकता है। अनएक्सपायर्ड का भी यही मतलब होता है। एक्सपायर्ड का मतलब होता है यूज हो जाना, तो अनएक्सपायर्ड मतलब अभी यूज़ नहीं हुआ, मतलब आपने एडवांस में पेमेंट कर दी। पेड इन एडवांस सिंपल है, अनयूज का भी यही मतलब है। और इसी तरह से अनअर्न्ड के लिए बच्चों वो क्या वर्ड यूज़ कर सकता है? रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड बट नॉट येट वर्क। आपने रिसीव तो कर ली पेमेंट लेकिन अभी काम नहीं किया। या रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, कोई भी इनकम जो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड होगी वो भी हमारी अनअर्न्ड होगी। तो ये बच्चों डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपने याद करनी है। इसके अलावा इनके अपने ट्रीटमेंट याद करने हैं। तो बच्चों आपने यहीं पे अभी इस वीडियो को रोक के ये पहले याद करनी है, ये एडजस्टमेंट्स, इनके ट्रीटमेंट और इनके नाम। उसके बाद आपने बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो है वो सुननी है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट चलते हैं हम। आज हम एक्सरसाइज नंबर जो है वो 6 करेंगे। यहाँ पे लिखना जो है वो भूल गया, पीछे मैंने लिख दिया था। ये एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय राजेक्स कॉरपोरेशन फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2018। कंपनी इज़ ऑथोराइज टू इशू 1 लाख शेयर एट अ रेट ₹10 ईच। जी बच्चों स्टॉक इसके साथ कुछ नहीं मेंशन, तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा। ये आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। परचेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर बच्चों ये सेल रिटर्न का ही नाम है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। देखिए कस्टमर को हमने सेल की होती है, तो जो कस्टमर हमें चीज़ें वापस कर दे वो हमारा सेल रिटर्न होता है। इसे आपने सेल में से माइनस कर देना। फ्रेट हमारा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हवाई जहाज़ का मैंने बताया था किराया होता है। कैरिज ऑन परचेज़, कैरिज के लिए बच्चों मैंने बताया था कैरिज, कैरिज इनवर्ड, कैरिज ऑन परचेज़, ये सारे इसके नाम है। इसे आपने बच्चों क्या करना है? ये ट्रेडिंग एक्सपेंस है, आपने ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। सैलरीज ये बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। जनरल एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस,
बैड डेट्स, इंश्योरेंस, क्लियरिंग चार्जेस, ये सारे बच्चों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे। इसके बाद कैश बैलेंस, ये हमारा कैश इन हैंड है। बैंक बैलेंस हमारा कैश एट बैंक है। बुक डेट्स, ये बच्चों आपने चीज़ ज़रा ध्यान से समझनी है। ये एक था बैड डेट्स। बैड डेट्स होते हैं उधार पे चीज़ें सेल की लेकिन हमें पैसे नहीं मिल सके, उधार पे चीज़ें सेल की लेकिन जिनको हमने उधार पे चीज़ें सेल की उसने हमें पेमेंट ही नहीं की, तो ये हमारा होता है बैड डेट्स। डेट कर्जे को कहते हैं, बैड का मतलब बुरा, बैड डेट्स मतलब बुरे कर्जे, मतलब आपने उधार पे चीज़ सेल की लेकिन आपको पैसे ही नहीं रिकवर हो सके। और बुक डेट्स बच्चों, ये बुक डेट्स क्या होता है, ये सन्ड्री डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल का नाम है। ये बुक डेट्स सन्ड्री डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल का नाम है, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये बच्चे अक्सर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। बैड डेट सेपरेट चीज़ है, ये हमारा एक्सपेंस है, और बुक डेट्स ये हमारा एसेट है, ये करंट एसेट में लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये भी करंट एसेट्स में लिखेंगे, ये हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कॉपीराइट, ये बच्चों हमारे फिक्स्ड एसेट हैं। उसके बाद सेल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिटर्न टू वेंडर, ये बच्चों परचेज रिटर्न है। वेंडर कौन होता है, जिससे हम चीज़ें ख़रीदते हैं, जो सप्लायर होता है। तो बच्चों सप्लायर को जब हम चीज़ें वापस करेंगे तो ये परचेज रिटर्न होगी, इसे आपने परचेज में से माइनस कर देना। इशूड कैपिटल बच्चों, ये हमारा शेयर कैपिटल है। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, बैलेंस शीट में लिखेंगे इसे। जनरल रिजर्व बच्चों, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा रिज़र्व की हेडिंग के अंदर। उसके बाद है बच्चों सिक्योर्ड लोन, तो बच्चों लोन हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जी बच्चों। सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड हो, सिंपल बैंक लोन हो, लोन कोई भी हो वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी। बिल्स पेबल बच्चों, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। नोट्स पेबल करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, जी बच्चों किसी भी किस्म का रिज़र्व आ जाए, किसी भी किस्म का रिज़र्व आ जाए बच्चों, आपने वो सारे जो रिज़र्व हैं वो आपने बैलेंस शीट में रिज़र्व की हेडिंग के अंदर लिखने हैं। उसके बाद है बच्चों कमीशन रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है बच्चों। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आप रिसीव कर रहे हैं। और उसके बाद बच्चों रेंट रिसीव, ये भी आपकी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बच्चों आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। तो इसमें बच्चों उसने आपको एडजस्टमेंट्स बताई हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये दो एडजस्टमेंट आप पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। ये बच्चों एक दफ़ा तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी और एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाएंगी। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी में और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, रिजर्व की हेडिंग में लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस, इसे हम जो है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक्सपेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस। और अनअर्न्ड कमीशन जो है इसे कमीशन में से माइनस कर देंगे। और दूसरा फैक्ट बच्चों बैलेंस शीट में क्या करेंगे, अभी हमने पीछे याद किया, इसको प्रीपेड करंट एसेट में लिखा जाएगा और अनअर्न्ड जो है ये करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बच्चों, लेकिन इसके अंदर उसने आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछा हुआ। लेकिन बच्चों याद रखिएगा जब भी उसने आपको ये दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स या ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसके अंदर ही लिखना, चाहे आपको उसने रिक्वायरमेंट में लिखा हो या ना लिखा हो। क्लियर हो गया बच्चों। अगर ये चीज़ें ना दी होती प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, तो फिर तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसने आपको ये दिया हुआ है तो आपने हर सूरत में अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बच्चों। तो इसमें अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे। तो उसका सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये उसको बच्चों फॉर्मेट है। तो इसके अंदर बच्चों पर्टिकुलर्स रुपीज़ आ जाएंगे हमारे पास। डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे पहले। उसके बाद परचेजेज, और परचेजेज में से बच्चों आपने रिटर्न जो है माइनस कर देनी है। ये कौन से वाली रिटर्न थी बच्चों, ये थी रिटर्न टू वेंडर। 10,000 माइनस किया, ये बच्चों 3,90,000 आ जाएगा। उसके बाद फ्रेट और कैरिज ऑन परचेजेज। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड पे चीज़ें आ रही हैं। क्रेडिट साइड पे बच्चों सेल आ जाएगा 9 लाख, और इसमें से रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो था वो हमने माइनस कर देना, तो ये आपके पास 8,80,000। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको नहीं था दिया हुआ,
तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे बच्चों। तो इस साइड पे बच्चों बस एक ही अमाउंट आ रही है 8,80,000 और इस साइड पे ये डिफरेंट अमाउंट्स आ रही हैं। तो इनका टोटल करेंगे तो बच्चों कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है 8,80,000। दोनों साइड पे लिखेंगे 8,80,000। अभी 60,80,000 में से बच्चों इसका जो टोटल आया वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट 3,50,000। ये हमारा ग्रास प्रॉफिट CD आ गया। इसी को बच्चों आपने इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है। ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,50,000। इसके अलावा बच्चों इस साइड पे मैंने आपको बताया था इनकम्स आएंगी हमारे पास, रेंट रिसीव था हमारे पास, इसके अलावा बच्चों हमारे पास कमीशन रिसीव थी। जी बच्चों इसकी वैल्यू मैंने इनर कॉलम में लिखी है क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट भी थी। एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चों, ये देखें जी अनअर्न्ड कमीशन। तो अभी आपको मैंने बताया बच्चों प्रीपेड और अनअर्न्ड इन दोनों को आपने क्या करना बच्चों, माइनस करना। तो अनअर्न्ड कमीशन को जाके इसमें से क्या कर देंगे, माइनस 5,000 इसमें से माइनस किया तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये दो ही इनकम थी इस साइड पे। इसके अलावा बच्चों इस साइड पे हमारे पास ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, इंश्योरेंस। जी बच्चों इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट भी थी तो इसकी वैल्यू हमने इनर कॉलम में लिखी। तो ये देखिए बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को आपने क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना है। क्लियर बच्चों, और बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे, करंट एसेट के अंदर। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसमें से इसे माइनस करते हैं 10,000 तो ये 20,000 आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपके पास यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस भी थे। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यही एक्सपेंस दिए हुए थे। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं और बड़ी साइड को दोनों साइड पे लिखते हैं। तो इस साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 3,80,000 और इस साइड का जो टोटल है वो आपके पास कम आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी अमाउंट्स है। तो बच्चों यही वाली साइड बड़ी है 3,80,000, दोनों साइड पे लिखेंगे 3,80,000, इधर भी लिखेंगे और इसमें से बच्चों इन सारी वैल्यूज़ का टोटल करके माइनस कर दें तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट 2,27,000। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमने इसमें दो एडजस्टमेंट देखी। तो ये प्रीपेड को करंट एसेट में लिखेंगे और अनअर्न्ड को करंट लायबिलिटी में। और बच्चों कौन सी वैल्यू लिखनी है, सिर्फ ये एडजस्टमेंट वाली वैल्यू लिखनी है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चे क्या करते हैं ये वाली वैल्यू 20,000 लिख देते हैं और इधर से 10,000। बच्चों ये वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी, जो एडजस्टमेंट की वैल्यू है सिर्फ वो लिखनी है, ये 5,000 और ये 10,000। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती हैं जो कि उसने पूछा नहीं था, लेकिन चूँकि प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफ़र टू रिज़र्व बताया था इसलिए हम ये बनाएंगे। लास्ट ईयर प्रॉफिट सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में गिवन था और इसके बाद नेट प्रॉफिट जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट होता है 2,27,000। इसके बाद बच्चों ये दो एडजस्टमेंट थी, प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व 30,000 और 15,000। तो ये बच्चों यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। तो ये दो ही चीज़ें थी बच्चों, इनका टोटल करती हैं। इस साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड पे लिखा हमने, ये 3,02,000 इस साइड का टोटल आ रहा है। अब इसमें से ये वाली बच्चों दोनों वैल्यूज़ जो है ये 45,000 है, इसमें से माइनस करें तो ये आपके पास जो है वो बैलेंस आ जाएगा 2,57,000। ये हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनाती हैं, उसका नाम लिखेंगे बैलेंस शीट और एज़ ऑन 31 दिसंबर 2018 यहाँ पे लाइबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स और रुपीज़ आ जाएगा। जी बच्चों सबसे पहले इधर आएगा ऑथोराइज कैपिटल, वो उसने बताया था 1 लाख शेयर थे 10 रुपये का एक, तो ये 10 लाख बच्चों आपके पास आ जाएगा, ये डबल लाइन लगाएंगे। इसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। जी बच्चों उसने आपको इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के शेयर नहीं थे बताए हुए, उसने आपको टोटल वैल्यू बताई थी 5 लाख। तो ये शेयर हमने कैसे निकाले बच्चों, देखिए यहाँ से देखिए पार वैल्यू कितनी थी 10 रुपये। तो जब उसने आपको शेयर ना बताए हो, पार वैल्यू बताई हो, तो आप उसकी टोटल वैल्यू को पार वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएंगे। जैसे उसने आपको बच्चों अमाउंट अगर ना बताई हो तो हम क्या करते हैं, शेयर्स को पावर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर उसने आपको शेयर नहीं बताए, पावर वैल्यू बताई हुई है, तो क्या करेंगे बच्चों, उसकी जो टोटल वैल्यू है उस टोटल वैल्यू को हम उसकी पावर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है उसके शेयर्स आ जाएंगे। ये 5 लाख को हमने 10 पे डिवाइड किया तो ये 50,000 इस तरह से आया। क्लियर बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया 50,000 शेयर्स एट रेट 10E, तो ये 5 लाख की वैल्यू आ गई। रिज़र्व बच्चों, रिज़र्व के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो भी हमने पीछे बनाया उसका जो बैलेंस आया था 2,57,000। इसके अलावा जनरल रिज़र्व बच्चों एक ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ था 50,000 और एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ था। तो बच्चों जो एडजस्टमेंट वाला होगा उसका तो डबल अफेक्ट करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में होगा उसका सिंगल अफेक्ट। तो ये बच्चों जो ट्रायल बैलेंस में दिया था 50,000 वो वाला इसका सिंगल अफेक्ट है, और ये जो एडजस्टमेंट में दिया था एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में लिखा और दूसरा अफेक्ट क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आके इसमें प्लस कर देंगे। लेकिन अगर उसने आपको बच्चों एडजस्टमेंट वाला ना दिया होता
तो आपने सिर्फ जनरल रिज़र्व वाला ही यहीं पे लिख देना था बच्चों। इन दोनों का टोटल कर लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 65,000। उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व बच्चों ये भी उसने आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 40,000। तो ये बच्चों इसका सिंगल इफेक्ट है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसके अंदर बच्चों डिबेंचर्स थे आपके पास 1,50,000, सिक्योर्ड लोन था 1 लाख। और इसके बाद बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ में आज आपके पास अकाउंट्स पेबल दिया हुआ था 30,000, बिल्स पेबल दिया हुआ था 10,000, नोट्स पेबल 5,000, प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों जो एडजस्टमेंट में दिया था 30,000 एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में लिखा, एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में। और अनअर्न कमीशन ये बच्चों जो एडजस्टमेंट दी हुई थी कमीशन से रिलेटेड अनअर्न, तो इसको बच्चों हमने एक दफ़ा माइनस किया और एक दफ़ा हमने इसे करंट लाइबिलिटी में लिखा। अनअर्न जो भी आ जाए वो आपकी करंट लाइबिलिटी में आएगी। इसके बाद बच्चों फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे इस साइड पे। इसमें हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी, और इसके अलावा बच्चों कॉपीराइट था। इसके अंदर बच्चों डेफर्ड कास्ट उसने नहीं दी हुई। इसके बाद करंट एसेट्स आ जाएंगे, उसमें हमारे पास कैश बैलेंस था बच्चों, बैंक बैलेंस। उसके बाद बच्चों बुक डेट्स ये हमारे सन्डी डेटर्स ही का नाम है बच्चों, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 40,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस ये बच्चों जो एडजस्टमेंट दी हुई थी, एडजस्टमेंट वाली वैल्यू आपने लिखनी है यहाँ पे 10,000। तो ये बच्चों हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने दोनों साइड का टोटल करना है, इसका भी टोटल करना है और इसका भी टोटल करना है। इसको बीच में आपने प्लस नहीं करना, तो आपके दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। तो इसका करते हैं बच्चों टोटल। ये हमने इसको टोटल किया है, यहाँ पे ये आ रहा है 11,92,000, और इस साइड का टोटल आप करें तो वो भी बच्चों इतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी दोनों साइड का टोटल सेम आया, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। तो बच्चों आपको अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो बच्चों आप ज़रूर ग्रुप में मैसेज करके पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह मज़ीद उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।